बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया, जिसका मकसद सेनेट इंतखाबात को ओपन बैलेट के जरिए करवाना और दूसरी जो तरमीम का हिस्सा है वो दोहरी शरीयत के हामिल अफराद सेनेट इलेक्शन में मशरूत तौर पर हिस्सा ले सकते हैं। वो इस तरह कि अगर वो मुंतखब हो जाते हैं तो हल्फ उठाने से पहले जो गैर मुल्की शरीयत है उसे तर्क कर देंगे। लेकिन इस 26वीं आईनी तरमीमी बिल पर बहस तो दूर की बात, कौमी असम्बली का इजलास हंगामा आराई और धक्कम पेल का शिकार रहा। शोर शराबे में सीटियां अरकीन कौमी असम्बली बजाते रहे। स्पीकर डायस का अपोजिशन के अरकीन असम्बली ने घेराव किया हुआ था। अरकीन असम्बली गुत्थम गुत्था हुए थे और कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। और इस दौरान हुकूमत और अपोजिशन के अरकीन कौमी असम्बली एक दूसरे के खिलाफ मुखालिफाना तकरीर करते रहे और इसी असना में सारा इजलास जो है उसे फिर गैर मुय्यन मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। एक तो इस हवाले से जरूर गुफ्तगू करेंगे कि ये जो ओपन बैलेट का मामला है, इसमें एक जो डेडलॉक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आ गया है, इसका हल क्या होना चाहिए। फिर आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो अपोजिशन इतिहाद है, 11 जमाती, इनका सरबराही इजलास हुआ जिसमें सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक का इजहार किया गया। लॉन्ग मार्च के वस्त में करने और इसके साथ साथ जो तहरीक अदम एतमाद जो कि पीपल्स पार्टी का बेसिकली ब्रेन चाइल्ड है, इसको किन मराहिल में आगे लेकर जाया जाए। जो खबरें आई हैं उसमें पीपल्स पार्टी की राय तो यह है कि 3 मराहिल में होनी चाहिए। पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, फिर स्पीकर कौमी असम्बली और बाद अज़ा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है JUIF, वो इसके मुखालिफ है, क्योंकि उनका कहना यह है कि जब तक से नंबर्स पूरे ना हो हमें इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपके इल्म में है कि इससे पहले भी जो मौजूदा सेनेट चेयरमैन है सादिक संजरानी साहब, इनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी वो अपोजिशन कामयाब करवाने में बुरी तरह नाकाम हुई और उसके उन्हें हजीमत उठानी पड़ी। तो आज की नशिस्त में हम मुल्क के जो सियासी मंजरनामा है इसका अहाता करने की कोशिश करेंगे और ये जो अहम मौजूआत हैं इन पर संजीदा और पार्लिमान में पुरमगज बहस के बजाय जो हंगामा आराई की ये इजलास नजर हो जाता है, इसकी क्या वजह है और ये जो सियासी लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती जा रही है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, इसका मंतकी अंजाम क्या होगा। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए जिन शख्सियात को हमने आज दावत दी है उनका तारुफ मैं आपसे करा दे तो हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं हुमायूं अख्तर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं, पिलडैट के आप सरबरा हैं और तज्जियाकार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साद रसूल साहब हमें ज्वाइन करेंगे और वो कानूनी राय भी उनसे हम लेंगे और सियासी तज्जिया भी उनसे हम लेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज आप दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म में वेलकम करता हूँ। अहमद बिलाल महबूब साहब, अगर आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूं, मैं यही सवाल आपके सामने रखता हूं क्योंकि आपका इदारा पार्लिमानी लेजिस्लेटिव ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता है। सर, किस तरह सेनेट का इंतखाबात जो कि पाकिस्तान का अपर हाउस है और बड़ा क्रेडिबल हाउस है, इसमें जो ये ओपन बैलेट की बात अब सामने आ रही है, हुकूमत ने अपना इरादा भी जाहिर किया और 26वीं आईन तरमीमी बिल भी लेकर आए हैं, लेकिन उस पर तो बहस ना हो सकी। आपकी राय में ये जो डेडलॉक बन गया हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, इसका क्या हल होना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं और गुफ्तगू कर इस नुक्ते से स्टार्ट किया जाए, बिलाल महबूब साहब। जी बिलाल साहब। देखिए, जो रिक्वायर्ड वर्किंग रिलेशनशिप है ना अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान लेजिस्लेशन के लिए और असम्बली की मामूल की कार्रवाई चलाने के लिए, वो इस वक्त मौजूद नहीं है जी। ताल्लुकात बहुत खराब हैं, इंतहाई कशीदा हैं और इस हद तक कशीदा हैं कि किसी भी वक्त कोई संगीन और नाखुशगवार सूरत हाल को हादसे की शक्ल में नमूदार हो सकती है। आज जो असम्बली की कार्रवाई में हमें नजर आया वो उसका महज एक ट्रेलर था। मुझे खौफ है और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि इसकी सूरत में कोई इससे भी ज्यादा नाखुशगवार सूरत पैदा हो सकती है। तो जब तक ये ताल्लुकात कार आपस में वर्किंग रिलेशनशिप को किसी न किसी हद तक नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, उस वक्त तक कोई असम्बली का नॉर्मल बिजनेस नहीं चल सकता। उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपोजिशन भी कुछ सूरत हाल के अंदर कोऑपरेशन करे, लेकिन ज्यादा ये फर्ज हुकूमत का बनता है। चूंकि हुकूमत में हुकूमत है तो उसको चाहिए कि अपोजिशन के साथ कोई अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए कोई गुफ्तगू करे, उनके साथ बातचीत करे, फिर ये काम हो सकता है।
और अब तो ये जो मौजूदा बिल है, ये तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल है, इसके जी। लिए आपके पास 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो नहीं है। और मकसद इस वक्त यह है कि अपोजिशन को ये उसको उसको एक्सपोज किया जाए कि उन्होंने ये अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिन चीजों को कमिट किया हुआ था, उसके ऊपर उससे फिर रहे हैं, उससे वो बैकआउट कर रहे हैं, तो असेंबली के अंदर उनके लिए एम्बैरेसमेंट का सामान होगा। तो अगर मकसद ये हो तो जाहिर है फिर अपोजिशन कैसे वहां बैठ के मामूल की कार्रवाई को चलने देगी और उसमें शरीक होगी। लिहाजा मेरे ख्याल में बहुत खलूस के साथ चीजों को समझ के अपोजिशन के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई काम हो सकेगा, वरना असेंबली के अंदर काम नहीं चल सकता। हुमायूं अख्तर खान साहब, ये नुकता अहम है कि अगर बेहतर इश्तराकी अमल होगा तो फिर लेजिस्लेशन भी हो सकेगी, आईनी तरमीम भी हो सकेंगी, वरना जो आज ऐवान मछली बाजार का अनफॉर्चुनेट एक मंजर पेश कर रहा था, जाहिर बात है इसमें कोई जमहूरियत की भलाई नहीं है और एक अजीब सी तस्वीर सामने आ रही थी कि अरकान कौमी असम्बली एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। तो अहमद बिलाल महबूब साहब का कहना है कि नोबल इंटेंशंस आपकी है, मैं तो इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कहता हूं कि ओपन बैलेट होनी चाहिए सेनेट में, लेकिन सर उसके लिए कोई माहौल ऐसा बनाया जाए कि कौमी असम्बली में डिबेट हो और उसके बाद उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए फिर हम तरमीमी बिल की जानिब आगे बढ़ें। लेकिन मामला तो वहीं खड़ा है जहां पहले दिन से था, लड़ाई झगड़ा दुश्मन तराजी। हुमायूं अख्तर खान साहब। माजरत के साथ जी, जो मेरी नजर में स्पेक्टेकुलर फेलियर हुआ है पीडीएम का, जिसको आज एक फाद हुसैन साहब ने डॉन में द पीडीएम ट्रेन रैक कहा है, अब ये इन टैक्टिक्स पे आ गए हैं। इनको ये समझना चाहिए अपोजिशन को कि ये जो प्राइम मिनिस्टर प्रपोज कर रहे हैं जी, जैसे बिलाल साहब ने कहा कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी हिस्सा था, और साल से मुख्तलिफ पार्टियां ये कहती आई हैं कि जो हमारा सेनेट का इलेक्शन का तरीका है उसमें हॉर्स ट्रेडिंग होती है। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्टी के बारे में वाज़ेह तौर पे हाल ही में दोबारा कहा था ये हम सिटिंग गवर्नमेंट हैं, हमारी वफाक में गवर्नमेंट है और 3 सूबों में गवर्नमेंट है। अगर हमारे अल्टेरियर मोटिव्स हों तो हमारे हक में जाता है कि चले हम कोई 1-2 सीटें आगे पीछे से निकाल लेंगे, बट पीटीआई इस चीज पे यकीन नहीं रखती और इसी वजह से सिटिंग गवर्नमेंट होने के बावजूद पीटीआई ये कह रही है कि आइए हमारे साथ बैठिए। हमने सुप्रीम कोर्ट से इसमें ओपिनियन भी मांगा है। साद रसूल साहब ने जो उस पर आर्टिकल बड़ा अच्छा लिखा था वो भी मेरी नजर से गुजरा था, शायद वो और रोशनी डाल सकें कि आईनी और लेजिस्लेटिव सूरत हाल क्या है सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में। हमें बार बार कहा जाता है कि जी आप अभी स्ट्रक्चरल चेंजेस को नहीं ला रहे। स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें इसलिए नहीं ला रहे कि हमारी नेशनल असेंबली में सिंपल मेजॉरिटी है और सेनेट में इस वक्त सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। अब देखिए इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल होती है। लेकिन अब जब हम अपोजिशन से कह रहे हैं कि एक चीज महीना सवा महीना दूर है, आए हमारे साथ बैठें और हम कम से कम ये जो एक मसला साल से चला रहा है इस पे आपस में बैठ के तय कर लेते हैं। तो आज आपने हाल देख लिया। माजी में माजरत के साथ जब देखा ये गया है कि अनफॉर्चुनेटली जो 2.5 साल से सियासत है इस मुल्क में, वो 2 बड़ी पार्टियों की लीडरशिप के खिलाफ जो मुकदमात और अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस चल रहा था हमारे आने से पहले, उसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है। हम जब संजीदगी से उनके साथ बैठने की कोशिश करते हैं तो वो तरह तरह की उनकी कंडीशंस आ जाती हैं जिसके लिए इस वक्त इमरान खान साहब तैयार नहीं है। अगर आपने इस चीज पे बात करनी है तो मुझे यकीन है कि पीटीआई की हुकूमत जो है अपोजिशन से बात करने को तैयार हो जाएगी, लेकिन उसमें वो कोई कंडीशनैलिटीज ना हो। बैरिस्टर साद रसूल साहब, आपको वेलकम करते हैं। मैं आपसे ये सवाल आपके सामने भी रखूंगा। आपने हुमायूं अख्तर खान साहब का पर्सपेक्टिव सुना, अहमद बिलाल महबूब साहब का सुना। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जाहिर बात है आईनी तरमीम के लिए आपके पास 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए, वो हुकूमत वक्त के बाद इस वक्त नहीं है, तो उसके लिए अपोजिशन को इंगेज करना होगा।
अब जो हुमायूं साहब के मैंने माइंड देखा तो उन्होंने कहा कि उनकी तो शिप रैक हो गई है, वो तो स्पेक्टेकुलर फेलियर हुआ है, इसकी वजह से वो टैक्टिस कर रही हैं। लेकिन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यू नीड टू हैव अपोजिशन ऑन बोर्ड। आज जो ये सूरत हाल बनी कौमी असम्बली में, आप इसका कैसे एक तज्जिया करेंगे कि क्या किस चीज की कमी है, कि क्या वजह है कि बातचीत नहीं हो पाती? जाहिर बात है ऐवान के दाएं बाएं जानिब लोग वोट लेकर आए हैं, लेकिन वो आपस में मैं देख रहा हूं वही इश्यूज हैं। अगर वो बिजली पे सवाल होगा तो वो वही जवाब आएगा, वही पुराने इश्यूज हैं। नई चीज की तरफ हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। लगता है सियासत एक जगह आकर खड़ी हो गई है। साद रसूल साहब। जी बहुत शुक्रिया। एक दफा फेमसली कहा गया था, मेरा ख्याल है चर्चिल की तरफ से, कि द ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इज 5 मिनट्स विद द कॉमन मैन। तो पाकिस्तान के अंदर दी ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी कभी कभी लगता है कि इस 5 मिनट्स ऑफ नेशनल असेंबली का सेशन अगर आप देख लें किसी भी वक्त होते हुए, तो आपको लगेगा कि अगर ये जमहूरियत है और इसको हम अपने अपने सिस्टम के अंदर जमहूरियत कहते हैं, तो इससे तो हम बहुत से बेहतर सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बात ये आपकी दुरुस्त है कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ये बात भी दुरुस्त है कि हुकूमत के पास ये मेजॉरिटी नहीं है 2/3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करवाने के लिए। ये बात भी दुरुस्त है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए हुकूमत को इंगेज करना पड़ेगा। अपोजिशन पार्टीज को, ख्वाह उनका फेलियर हो, ख्वाह वो इकट्ठे फेल हो जाए, ख्वाह वो ना हो, लेकिन हुकूमत को इंगेज करना पड़ेगा। लेकिन ये तमाम चीजें मेरे ख्याल में थोड़ी सी इसके अंदर एक और पर्सपेक्टिव भी है। जो इफेक्टिवली बात इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हो रही है वो ये है कि क्या हुकूमत ऑपोजिशन को एक्सपोज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के अंदर। लेकिन अगर ऑपोजिशन एक्सपोज हो भी जाए सेनेट के इलेक्शन के ओपन बैलेट के पर्सपेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। हम सब थोड़ी देर के लिए, हमारा सारा मीडिया जो है वो उनकी तनकीद करेगा, फिर अगली कोई स्टोरी आ जाएगी एंड द नेशनल नैरेटिव विल मूव ऑन। असल बात यह है कि आप ये अपना ये लीगल ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करेंगे, कि हुकूमत अपना लीगल ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करेगी कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के थ्रू हो और हॉर्स ट्रेडिंग और इस तरह की चीजें उसके अंदर ना हो रही हो, खरीदो फरोख्त लोगों की ना हो रही हो जी। इस पर्सपेक्टिव के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अलावा भी अभी एक दरवाजा खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हुकूमत की 186 की पिटिशन है, आर्टिकल 186 के नीचे जो सुप्रीम कोर्ट के में जो हुकूमत ने एडवाइजरी पिटिशन दायर की हुई है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में पिटिशन दायर की हुई है, उसमें हुकूमत ये नहीं कह रही कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं और ओपन बैलेट करना चाहते हैं। उसमें हुकूमत का आर्गुमेंट ये है कि आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 222 से ऑनवर्ड्स के नीचे ये लिखा हुआ है कि जितने भी इलेक्शंस, आईन में लिखा है कि जितने भी इलेक्शंस, अब मैं कोट कर रहा हूं आइन को, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहे हैं जी। जितने भी इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है वो होंगे सीक्रेट बैलेट से, और ये आइन की मंशा है। और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से इलेक्शंस हैं? फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिटरमिन किया गया है कि वो कैसे होता है, स्पीकर नेशनल असेंबली का कैसे इलेक्शन होगा, ये आइन के अंदर लिखा है, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कैसे होता है, ये आइन के अंदर लिखा है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है, ये आइन के अंदर लिखा है। लेकिन जो सेनेट का रेगुलर इलेक्शन है वो आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ, और वो इलेक्शन एक्ट 2017 में उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। और वहां पे भी लिखा हुआ है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर भी लिखा हुआ है कि सीक्रेट बैलेट से सेनेट का इलेक्शन होगा, लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 ऑर्डिनेंस के थ्रू भी चेंज हो सकता है और सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, कानून साजी के थ्रू भी चेंज हो सकता है। अभी इस वक्त हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में ये इस सवाल को लेके गई हुई है कि जिस तरह लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन जब कराची के अंदर हो रहा था और एक पिटिशन फाइल की गई कि ये सीक्रेट बैलेट से होना चाहिए या ओपन बैलेट से होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट की अपील के अंदर ये कहा कि क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का प्रोसीजर आईन पाकिस्तान के अंदर तहरीर शुदा नहीं है, इसलिए ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन नहीं हो रहा, और जो भी लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर कहा जाएगा कि ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट, तो उस लिहाज से इलेक्शन करवा दिया जाए। अगर इसी पास्ट प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट अब भी पिटिशन के अंदर मान जाए और सुप्रीम कोर्ट कहे कि वाकई सेनेट का इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये अंडर द इलेक्शन एक्ट है 2017 का, और जो भी प्रोसीजर इलेक्शन एक्ट में लिखा है ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट, तो उस लिहाज से करवा लिया जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट की ये ओपिनियन आती है तो फिर आईनी तरमीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और एक ऑर्डिनेंस के तहत
या एक सिंपल अमेंडमेंट, सिंपल मेजोरिटी की अमेंडमेंट के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 की वो शिक बदल के सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट्स के थ्रू हो सकता है। तो आईनी तरमीम का, हुकूमत के पास आईनी तरमीम की मेजोरिटी ना होना जरूरी नहीं है। इस बात की गारंटी नहीं है कि ये ओपन बैलेट के थ्रू इलेक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये केस पेंडिंग है और उसके फैसले के ऊपर भी ये मुनसर होगा। मैं हुमायूं अख्तर साहब बात से, सॉरी जस्ट एक मिनट अगर आप दीजिए, मैं हुमायूं अख्तर साहब की बात से बहुत हद तक एग्री करता हूं, सिर्फ मेरा उनसे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है, और वो ये कि उन्होंने कहा कि हुकूमत की तनकीद होती है कि हम स्ट्रक्चरल अमेंडमेंट्स नहीं ले, हम स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर रहे, और जब हुकूमत के पास मेजोरिटी है ही नहीं तो वो स्ट्रक्चरल अमेंडमेंट्स कैसे करेगी। ये बात कुछ हद तक दुरुस्त है, लेकिन जो गिला है हुकूमत से वो ये है कि आप स्ट्रक्चरल अमेंडमेंट्स तैयार नहीं कर रहे। चले आप पास तो नहीं करवा सकते, शायद आपके पास मेजोरिटी नहीं है, लेकिन क्यों नहीं हमारी लॉ मिनिस्ट्री जो है वो 1908 की सीपीसी का एक रिवाइज वर्जन तैयार कर लेती। हमारा 1860 का पाकिस्तान पीनल कोड है जो आज भी चल रहा है, उसका एक नया वर्जन तैयार क्यों नहीं हो रहा। हमारी 1898 की हमारी सिविल प्रोसीजर कोड है, उसका एक नया वर्जन तैयार क्यों नहीं हो रहा। भाई आप ये स्ट्रक्चरल अमेंडमेंट्स तैयार तो कर लें, उनका खाका तो तैयार कर लें, फिर जब भी मेजोरिटी होगी उसको पास कर लीजिएगा। इस वक्त गिला ये है हुकूमत से कि वो इन स्ट्रक्चरल अमेंडमेंट्स के ऊपर मुस्बत काम नहीं कर रही। पास करना ना करना तो बहुत देर की बात है। आप मेरे साथ रहेगा, आपने अहम नुकात उठाए। अहमद बिलाल महमूद से सर आपकी क्या राय है? जो मैं समझ पाया हूं, बैरिस्टर साद रसूल साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन जो एक्ट है 2017 उसमें तरमीम या उसमें तब्दीली ला के एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला कर लेती है कि ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन नहीं है तो उसमें आईनी तरमीम की जरूरत नहीं होगी। आपकी इस हवाले से क्या राय है? क्योंकि आप बहुत सी स्टैंडिंग कमेटीज, पार्लिमानी कमेटी, पार्लिमानी निजाम पर आप लोगों की रिसर्च भी होती है। अगर इस तरह होता है तो क्या ये जो सेनेट के इलेक्शन है इसमें ओपन बैलेट की कोई गुंजाइश पैदा हो जाएगी और उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, पॉलिटिकल रिएक्शन क्या होगा? देखिए, इसमें मेरी राय या किसी की भी कोई राय, इसमें कोई उसका कोई फैसला कुन उसकी हैसियत नहीं है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो रेफरेंस है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में एक फैसला देना है, अपनी एडवाइस देनी है, इंटरप्रेट करना है उस कानून को कि क्या सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत एक इलेक्शन है या उससे कोई अलग कोई इलेक्शन है, कानून के तहत इलेक्शन है। ठीक, तो जब उनकी तरफ से कोई ये फैसला आ जाएगा तो फिर उसके मुताबिक ही ये काम हो सकेगा। अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ आप ये कानून के तहत आप तब्दीली कर सकते हैं तो फिर वो ऑर्डिनेंस ले आए, या क्योंकि अगर वो फर्ज करें अगर कानून में भी तब्दीली करनी हो सिंपल मेजोरिटी से, तो सेनेट के अंदर हुकूमत के पास इस वक्त भी सिंपल मेजोरिटी नहीं है। तो ये फिर भी एक शक की बात है। अगर ऑर्डिनेंस से करेंगे तो उससे माहौल बहुत खराब होगा। मैं तो हैरान ये हो रहा हूँ कि ये पिछले 47 ईयर्स के साथ ये सीक्रेट बैलेट के तहत ये इलेक्शन हो रहा है। ये गलत है या सही है, लेकिन अब अगर इस वक्त इलेक्शन जो हमें दरपेश है अगले महीने 1.5 महीने में, उसके लिए क्या ऐसी अर्जेंसी है? आपके पास वोट नहीं है तो आप उसको होने दें और आइंदा जब आपके पास वोट होंगे तो इसके ऊपर काम कर ले, या आपके पास सुप्रीम कोर्ट से मैंडेट आ जाए तो आप सिंपल मेजोरिटी से पास कर लें। लेकिन आप इसको जिसे कहते हैं ना रैम थ्रू करना, कि आप इसको ऑर्डिनेंस लेके आएंगे और उसके जरिए से तब्दीली करेंगे, मेरे ख्याल में गैर जरूरी बात है। आप लोगों को बता सकते हैं कि हम स्ट्रक्चरल तब्दीली नहीं कर सके इसलिए कि आपने हमें 2/3 का मैंडेट ही नहीं दिया, अगर देते तो हम ये कर लेते। तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त ये तब्दीली के लिए कोई अर्जेंसी पैदा करना, जबकि 47 ईयर से काम होता चला आया है। अगर आपको ये काम करना था तो फिर साल पहले काम शुरू कर लेते। साद रसूल साहब ने जैसे कहा कि ये आप इलेक्शन आ रहे हैं तो 1 महीना पहले आप ये कर रहे हैं, या आप कुछ 4-5 महीने 6 महीने पहले कर लेते और ये सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस 6 महीने पहले भेज देते। तो ये आखिरी वक्त पे करने की वजह से ये जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, ये जमहूरियत के लिए भी अच्छी नहीं है और मेरे ख्याल में हुकूमत को भी इसका कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। हुमायूं अख्तर खान साहब, अहम नुकता है कि इस जल्दबाजी की क्या वजह है, अर्जेंसी क्यों है? सियासत में हर चीज में टाइमिंग्स बड़ी अहम होती हैं। आज कौमी असम्बली में बात आ रही थी कि क्या आपको अपने मेंबरान असम्बली पे कोई शकूक शुबात हैं या आपको ये खदशा है कि कहीं दोबारा से पैसे ना चल जाएं जैसे कि माजी में चलते रहे। लेकिन हुकूमत के पास तो बहुत से ऑप्शंस होते हैं और हुकूमत तो
टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में होती है, उनके पास तो बहुत से ऐसे तरीकेकार होते हैं। टाइम इज क्या ये पहले कर लेते तो ज्यादा बेहतर ना होता, ये सवाल ना उठता। और आज मरियम नवाज साहब अभी कह रही थी कि उस वक्त क्यों नहीं किया जब सादिक सजरानी के खिलाफ 14 वोटों का मामला आया था, तो उस वक्त ये मामला टेकअप कर लिया जाता। व्हाई नाउ हुमायूं अख्तर खान साहब? देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया। इस वक्त हमें किसी किस्म का कोई डर नहीं है। ये बहुत कम होता है कि सिटिंग गवर्नमेंट के लोग जिनकी हुकूमत होती है, जिनको उनके कामकाज हल्के में हो रहे होते हैं, वो हुकूमत के खिलाफ चलें। इस वक्त सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। इस वक्त तो देखने में ये आ रहा है कि नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज में अपोजिशन के लोग हुकूमत से राब्ते में हैं। इसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ बैठिए और इस बैलेट को ओपन कर दें। हम इन लोगों से जो हमारे साथ राब्ते में है, ऐसी बात उनसे होती रहेगी बाद में, लेकिन हम इस चीज का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहते। दूसरी बात यह है कि संजरानी साहब की, सादिक संजरानी की चेयरमैन सेनेट की जो बात हो रही, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जैसा अभी साद रसूल साहब ने फरमाया, वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके लिए आपको दर हकीकत एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी, क्योंकि वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक सीक्रेट बैलेट है जी। तीसरी बात यह है कि देखिए, अभी तो इलेक्शन शेड्यूल भी नहीं आया, गालिबन 11 को आना है और उसके बाद 3-4 हफ्ते का एक प्रोसेस होता है जिसके बाद जाके इलेक्शन होता है। मैं बहुत पार्लियामेंट में बैठा हूं और मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे करना चाहिए, लेकिन 13वीं तरमीम में कोई डिबेट नहीं हुई थी। 13वीं तरमीम जो 8वीं तरमीम को खत्म करने के लिए लाई गई थी और वो 38 मिनट में पास कराई गई थी। PMLN का दौर था, 38 मिनट में पास कराई गई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम 38 मिनट में पास कराएंगे। PMLN जब ये बोल रही है कि जल्दी किस बात की है, तो इन्होंने एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 38 मिनट में पास कराई थी, जब वो आखिर में सब्सिक्वेंटली नल एंड वॉइड हो गई, लेकिन इन्होंने पास 38 मिनट में कराई थी। हम तो आपको कह रहे हैं कि आए हमारे साथ बैठें और इस बिल पे डिबेट करें। आप इलेक्शन रिफॉर्म्स चाहते हैं, चलें, आप इलेक्शन रिफॉर्म्स का अच्छा माहौल पैदा करें, सेनेट में हमारे साथ ताउन करें, बाकी इलेक्शन रिफॉर्म्स में भी बात हो सकती है। साद रसूल साहब, चूंकि आप लाहौर में मौजूद हैं, बताइएगा क्या कोई सियासी वजूहात हैं कि हुकूमत इसरार कर रही है कि ओपन बैलेट हो? प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी कैबिनेट है, वो तवातर और तसलसल से कह रहे हैं, और बहुत से लोग, आसिफ जरदारी साहब की वो जो तकरीर उन्होंने की थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की बरसी के मौके पे, जिसमें वो अपने PDM के साथियों को कह रहे थे, वैसे उनका इजलास भी जो है वो भी इम्पोर्टेंट जारी है कि कुछ हमसे सीख लो, कुछ हमसे समझ लो, ये काम हमने पहले किया है। और जरदारी साहब, जब कहा जाता है कि जब वो कुछ चीज़ की ठान ले तो उनके पास बहुत उनको तरीके और गुर आते हैं और वो इस काम में बड़े माहिर हैं, तो आप समझते हैं हुकूमत आपको अनलव लगती है, या आप समझते हैं कि इनकी नोबल इंटेंशंस है, ये चाह रहे हैं कि ओपन बैलेट हो जाए और कोई जो मेंबरान है वो सब इनके कंट्रोल में है? देखिए, ये बात तो मैं वसूख से नहीं कर सकता कि हुकूमत के कितने लोग इनके कंट्रोल में हैं या नहीं है। जो रिवर्बरेशंस हैं मीडिया के अंदर भी, वैसे भी किसी भी दोस्त शख्स से बात करने की, वो ये है कि हुकूमत का शायद जो उनके अपने मेंबरान हैं वो उनसे उनकी हुकूमत के खिलाफ, अपनी हुकूमत के खिलाफ काफी खदशात हैं, जो कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब दूर कर पाएं और शायद ना कर पाएं। तो ये तो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि हुकूमत को शायद अपनी पॉलिटिकल मजबूरियों की वजह से उन्होंने शायद ये कदम उठाया है, और जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इसके अंदर सेकेंडरी है, और शायद अपनी इमीडिएट पॉलिटिकल मजबूरियों की वजह से ये कदम उठाया है। तो चलिए, हुब्बे अली में नहीं तो अगर इस तरह आप करना चाहते तो बुग़्ज़ माविया में कर लें। जैसे भी इसको, अगर एक काम आप इफेक्टिवली, जिस काम से पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम की, जमहूरी सिस्टम की बेहतरी हो रही है, जिसको के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन में हैं वो ऑलरेडी इस बात को एग्री कर चुकी हैं, उसको करने में क्या आर हो सकती है? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और जो हुमायूं अख्तर साहब और जाकिर साहब ये बात मेरे से बेहतर जानते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें से कोई शख्स भी अपने होश और हवास में ये नहीं कह सकता
कि पिछले 30-40 साल के अंदर सेनेट के इलेक्शंस के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। हर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर ऑन एयर भी ये बात करता है, क्लोज डोर्स के पीछे भी ये बात करता है कि बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, होती है, रीसेंट इलेक्शंस तक हुई है। हर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर इस बात को एग्री करता है कि सेनेट के इलेक्शंस के अंदर पैसे इस्तेमाल होते हैं और अकॉर्डिंगली या होते अगर रिवायती तौर पे नहीं भी होते तो तकरीबन हर सेनेट के इलेक्शंस में इस तरह के एलिगेशंस हैं कि पैसे इस्तेमाल हुए और लोगों को खरीदा या जिसको हमने पिछली दफा कहा कि ज़मीर कुछ लोगों के जगाए गए और कुछ के नहीं जगाए गए। तो जब इस बात के ऊपर एक जनरल पॉलिटिकल कंसेंसस है कि हमारे मुल्क के अंदर सेनेट के इलेक्शंस के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग या हुई है और होती है और पैसे इस्तेमाल होते हैं, तो फिर क्या मजायका इस बात के अंदर कि उस सिस्टम को दुरुस्त कर लिया जाए। जो दूसरी तनकीद है इस बात की वो ये है कि जी अगर आप लोगों को अपनी मर्जी से वोट नहीं करने देंगे, अगर ओपन बैलेट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी लीडरशिप के मुताबिक वोट करेंगे और ये जमहूरी हक के खिलाफ है। ये भी तनकीद इस बात के ऊपर होती है। तो मैं इस पर थोड़ा वाज़ेह करता चलूं, एंड अगैन जो दो दीगर पार्टिसिपेंट्स हैं वो इससे बेहतर मुझसे बेहतर ये बात बता सकते हैं कि 18वीं तरमीम के थ्रू 18वीं तरमीम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मिल के जो तरमीम मुशावरत से पास की, उसके अंदर उसके थ्रू आइन के अंदर आर्टिकल 63A 63 अलिफ के नाम से एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें ये वाज़े तौर पर लिखा है कि कोई भी मेंबर नेशनल असेंबली अगर अपनी पार्टी की लीडरशिप की एडवाइस के अगेंस्ट ये अगर वो 3 चीजों में वोट करे, यानी वजीर आजम के इलेक्शन के अंदर वोट करे अपनी पार्टी की लीडरशिप की इजाजत के बगैर या उनकी डायरेक्शन के अगेंस्ट, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आईनी तरमीम के लिए वोट करे या बजट के लिए वोट करे तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। यानी हर मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर लाजिम है कि वो इन 3 चीजों में अपनी पार्टी की लीडरशिप के डायरेक्शंस के मुताबिक वोट करे। मैं आपको बताऊं कि जब ये वाली तरमीम पास हुई थी सन 2010 में 18वीं तरमीम जब पास हुई थी तो पार्टी की लीडरशिप जो है उस वक्त जो तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप, एक नवाज शरीफ साहब थे जो पार्लियामेंट में नहीं थे उस वक्त, एक आसिफ अली जरदारी साहब थे जो उस वक्त सदर थे पार्लियामेंट में नहीं थे, और एक बानी MQM थे वो भी पार्लियामेंट में नहीं थे। ये 3 लोग जो कि पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे वो इस आर्टिकल 63A के मुताबिक पार्लियामेंट से बाहर रहते हुए 3 लोग एक कमरे में बैठ के पाकिस्तान का वजीर आजम भी पिक कर सकते थे, पाकिस्तान के आइन के अंदर तरामीम भी इंट्रोड्यूस करवा सकते थे और पाकिस्तान का हर साल का बजट भी पास कर सकते थे। उस वक्त तो माजरतन अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को ये बात बिल्कुल गैर आईनी या गैर जमहूरी नहीं लगी कि पार्टी डिसिप्लिन के बगैर इन चीजों पे वोट नहीं हो सकता, लेकिन आज किसी वजह से सेनेट के इलेक्शन के वक्त इस तरह की तनकीद सुनने को मिल रही है। नहीं, आपने हम नुकता उठाया, मैं जरा आप मेरे साथ रहेगा पीडीएम कवर से भी आपसे सवाल करूंगा, लेकिन बिलाल महबूब साहब ये अच्छा नुकता ये है कि अगर वक्त की जरूरत है और देर से हुआ, लेकिन ऑपोजिशन के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये तय किया था, तो वो इस पे लब्बैक कहकर इस मामले को अगर कंसेंसस से पास करा लें तो उनका ज्यादा फायदा है, बिलखसूस PMLN का, क्योंकि उनके लिए खोने के लिए बहुत कुछ है। और जैसे हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब से PMLN के मेंबरान सूबाई असम्बली मुलाकातें कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी कर रहे हैं, तो अपोजिशन के लिए तो ज्यादा पोजीशन बेहतर नहीं होगी अगर ओपन बैलेट के जरिए हो जाए? अहमद बिलाल साहब। देखिए अनवार साहब, ये सियासी अमल है, ये सियासी इदारे हैं, यहाँ पे ये सिर्फ 2+2 = 4 वाली बात नहीं होती। अच्छा, सियासी कंसिडरेशंस होती हैं जिसकी वजह से मुद्दत है दराज तक इत्तफाक राय पैदा नहीं हो सकता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हिंदुस्तान में 2 मामलात ऐसे हैं जो पिछले 40-50 साल से जेर बहस है, इत्तफाक राय नहीं होता, हालांकि वो बहुत ऑब्वियस सी चीजें हैं। मसलन खवातीन के लिए सीटें रिजर्व करने की बात हिंदुस्तान में बार बार बहस हुई है, इत्तफाक राय नहीं हो पाता, तो वहां रिजर्व नहीं हुई। हालांकि ये भी बड़ी आम तौर पर इत्तफाक राय होता है कि भाई खवातीन के लिए नशिस्तें रिजर्व करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का तकर्रुर हिज़्ब इख्तिलाफ और गवर्नमेंट पार्टी दोनों के इत्तफाक राय से होना चाहिए। ये भी हिंदुस्तान के अंदर 40 साल से जेर बहस है, फैसला नहीं हो पा रहा क्योंकि इत्तफाक राय नहीं होता। तो ऐसी पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करने में वक्त लगता है।
ये क्यों हम चाहते हैं कि आपके गले से जरूरी इसी वक्त उतारा जाए? तो अपोजिशन जिस तरह हुकूमत को हक हासिल है कि वो ये राय रखे कि यह जमहूरियत के लिए ये बेहतर चीज है, अपोजिशन को भी हक हासिल है कि वो ये कहे कि नहीं, हम इस वक्त ये समझते हैं कि ये जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि दोनों को ये ओपिनियन रखने का हक हासिल है। मुझे भी हक हासिल है कि मैं ये कहूँ कि मेरे ख्याल में ये लेजिस्लेटर्स को हक होना चाहिए कि वो अपनी जमीर के मुताबिक जिसे चाहे वोट दे, और ये भी कहना दुरुस्त नहीं होना चाहिए कि अगर लेजिस्लेटर ने पार्टी की मर्जी के खिलाफ वोट दिया है तो वो लाजमन उससे पैसे खाए हैं। हो सकता है उसकी अपनी मर्जी हो। तो ये स्पीकर के इंतखाब के मौके पे उसके खिलाफ जो अदम एतमाद की वोट था, उसमें भी कहा जाता कि 14 लोगों ने पैसे लेके या हुकूमत के दबाव में या फौज के दबाव में ऐसा किया। मैं नहीं समझता कि लाजमी ऐसा हुआ है। हो सकता है कुछ लोग अपने जमीर की आवाज पे समझते हो कि संजरानी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, अभी चंद माह पहले तो आपने हमें कहा था इसके हक में वोट दो, आप पीपुल्स पार्टी कह रही है इसके खिलाफ वोट दो, तो क्यों दे? तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि इत्तफाक राय पैदा करने के लिए वक्त देना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए। और इस वक्त तो बहुत इमरजेंसी नहीं है। आप ये समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है, आपको हक हासिल है, अपोजिशन को ये हक हासिल है कि वो समझे कि नहीं ये ठीक चीज नहीं है। जबरदस्ती आप तो नहीं मनवा सकते उनसे। लेकिन आपने भारत की बात की, फिर मैं हमारे साहब का जाऊंगा। अहमद बिलाल साहब, भारत में भी अपर हाउस जो राज्यसभा है वहां ओपन बैलेट के तहत अब ये तय हो गया ना मामला, वहां तो इलेक्शन ओपन बैलेट के तहत होता है, अब हो रहा है। तो जहां 40 साल लगे वहां बात चीजों पे जल्दी भी फैसला हो सकता है ना सर बिलाल साहब? नहीं हो सकता है, लेकिन आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। जी जी, जबरदस्ती नहीं हो सकती। आपको टाइम देना चाहिए, आप मिलें, बैठें, इत्तफाक राय पैदा करें। अगर आज हो जाता है, अगर जैसे हुमायूं साहब ने कहा 38 मिनट में हो जाता है तो 38 मिनट में हो जाए। हाँ। उस वक्त इत्तफाक राय जो सदर के इख्तियारात को खत्म करने के बारे में था वो इतना वाजे था कि गालिबन उसके ऊपर को बहुत बड़ी बहस की जरूरत नहीं थी, लेकिन होनी चाहिए थी। फिर भी मैं कहता हूँ तो यहाँ पे इस मौके पे भी बहस का मौका दिया जाना चाहिए, और लाजमी नहीं है कि आप उसके लिए 40 साल इंतजार करें। लेकिन बहरहाल अगर तैयार नहीं है अपोजिशन तो अब आप उसको मौका दें, और इस वक्त क्या इमरजेंसी है करने की। जी हमायूं साहब, मैं ये भी करके फिर पीडीएम पे भी मैं आना चाहूंगा। दोहरी शरीयत के हवाले से भी है, आप समझते हैं कि कानून में तरमीम होनी चाहिए और दोहरी शरीयत के हामिल लोग इलेक्शन सेनेट का लड़ें और उसके बाद हल्फ लेने से पहले वो अपनी गैर मुल्की शरीयत जब वो तर्क कर दें? मैं आपसे जानना चाहूंगा, यू सपोर्ट दिस आइडिया? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हारून अख्तर साहब इसका शिकार बने थे जब वो सेनेट का इलेक्शन दोबारा लड़ने के लिए मुंतखब हुए। और हारून अख्तर एक और टेक्निकलिटी पे शिकार बना था। कैनेडियन नेशनलिटी ये नहीं थी है सर? जी कि वो टेक्निकलिटी ये थी कि जब आप पेपर फाइल करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उस मुल्क का कि इसने शरीयत गिव अप कर दी है, ये नहीं कि अप्लाई किया है। तो दैट वाज द टेक्निकलिटी। आई थिंक ये लॉ अच्छा है। इसकी वजह ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में मुल्क से बाहर गए हुए हैं और पढ़े लिखे लोग बाहर गए हुए हैं और हमने उनको वोट डालने का हक दिया हुआ है। उनकी लॉयल्टीज पे किसी किस्म का कोई शक नहीं किया जा सकता। उनके आबाओ अजदाद इधर हैं और आप वोट डालने का हक तो दे रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप किसी इलेक्टेड ऑफिस में खुद लड़ नहीं सकते। आई थिंक ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज है। सो मैं बिल्कुल इस चीज के हक में हूं कि ये अमेंडमेंट जो है इसमें मौका दिया जाए ओवरसीज पाकिस्तानीज को कि वो इलेक्शन लड़ें और अगर इलेक्ट हो जाए तो फिर फैसला करें उन्होंने अपनी शरीयत गिव अप करनी। और हमारे साथ पीडीएम के हवाले से तवील नशिस्त है उनकी, और इसमें हुकूमत के खिलाफ क्योंकि उन्होंने 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी और डेडलाइन तो गुजर गई। अब आप समझते हैं कि कोई खतरा है पीडीएम स्टिल? आप पीडीएम को एक आपने तो फाद हुसैन के आर्टिकल को रेफर किया, लेकिन हुकूमत को ये भी कहा जाता है बहुत से जो पॉलिटिकल मुबसरीन है कि कभी भी अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आप हुकूमत में बैठे हुए किस तरह देख रहे हैं पीडीएम की ये जो बैठक है, और अगर लॉन्ग मार्च होती है जैसे कि कहा जा रहा है कि मार्च में होगी और धरने में तब्दील हो जाए, हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है पीडीएम? देखिए, जो अपोजिशन का नैरेटिव था उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। उन्होंने पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नैरेटिव बनाया
एस्टेब्लिशमेंट में उन्होंने कहा कि इन्होंने सपोर्ट की है। मैं पिछले 32 साल से जो अपोजिशन देख रहा हूं वो हुकूमत को यही कहती है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बाद आई है, और उनका ख्याल था कि ये बयानिए से एस्टेब्लिशमेंट इस कदर अनपॉपुलर हो चुकी है और पीटीआई इतनी अनपॉपुलर हो चुकी है कि अवाम के कतारें लगी होंगी कराची से लेके खैबर तक और वो बाहर निकल आएंगे, जो कि आपने देखा कि नहीं हुआ। दूसरा ये चीज कि इनका ऑब्जेक्टिव्स मुख्तलिफ थे मुख्तलिफ पार्टियों के। आप वाज़ेह तौर पे देख लिया कि पीपल पार्टी का और ऑब्जेक्टिव था, वो रिजाइन नहीं करना चाहते, वो सिस्टम का हिस्सा रहना चाहते हैं, वो जमहूरी अंदाज से चलना चाहते हैं, और बाकी जो दो पार्टीज थी उनका बिल्कुल ये मौकफ नहीं था, उसका भी आपने नतीजा देख लिया। तीसरी चीज जो बहुत ही क्रिटिकल है वो ये है, जो कि अभी ज्यादा बोला नहीं जा रहा, लेकिन पीएमएलएन के अंदर मेरी नजर में एक बड़ी सीरियस पावर स्ट्रगल है। अच्छा। मैं तो ये समझता हूं कि ये जो धड़ा मरियम नवाज साहिबा का है, इसकी दर हकीकत जो टसल है और स्ट्रगल है, और वो शहबाज शरीफ और उनके धड़े के खिलाफ है, ये इमरान खान के खिलाफ कम है, ये उसके खिलाफ है। और आपने उसका नतीजा देखा कि लाहौर के जलसे का जो हुआ, क्योंकि लाहौर और पंजाब साल से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पास था, आपने उसका नतीजा देख लिया। और चौथा जो एक और बड़ी वोकल पार्टी थी जमीयत उलमा इस्लाम, उसमें आपने देखा है कि इसके नतीजे में एक धड़ा पब्लिकली सामने आ गया है। अब देखिए, अपोजिशन के जब नैरेटिव में इतने नकायस हो और वो इतना बड़ा फेलियर हो, तो उसको लेके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हम बिल्कुल इस चीज पे बहुत मोहतात हैं। हमें बड़े मुश्किल हालात मिले, बड़े मुश्किल इक्तिसादी हालात मिले, बड़ी मुश्किल फॉरेन पॉलिसी के हालात मिले, कोविड आ टपका ऊपर से। हमने अपने मुश्किल तरीन 2.5 साल गुजार लिए हैं, और अब हमने एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पैदा की है, हमने कोविड को संभाल लिया है। अब मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। हम अब एक बहुत भरपूर किस्म के इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ चलने को तैयार हैं, और आप देखेंगे कि आवाम की हालत कदरे बेहतर होगी। साद रसूल साहब, मैं आपसे जानूंगा, पीडीएम जाहिर बात है उनकी अहम इजलास है, महंगाई मार्च का नाम देना चाह रहे हैं और नाम दे रहे हैं लॉन्ग मार्च को। आप समझते हैं कि ये अपने नैरेटिव को, जैसे हुमायूं अख्तर खान साहब ने कहा, रिकंसिडर कर रहे हैं, ताकि जो आम आदमी है, कॉमन मैन, वो इन पे इतराज ये था इनके नाकदीन का कि ये इनका बयानिया ऐसा था कि जो इनकी अपनी गालिबन सियासी मामलात से ज्यादा जुड़ा हुआ था, एक आम आदमी से को रिलेट नहीं कर पा रहा था आम आदमी पीडीएम के। तो इसलिए जो ये मौलाना साहब की जानिब से तजवीज़ आई है कि लॉन्ग मार्च को महंगाई मार्च का नाम देकर आगे बढ़ा जाए, इससे कुछ जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं या अवाम को अट्रैक्ट करने में पीडीएम कामयाब होगी, और अब जो उनके फैसले होंगे वो माजी के फैसलों की तरह पिटेंगे तो नहीं, जो 31 दिसंबर और 31 जनवरी वाली बात थी डेडलाइंस की और इस्तीफों की। देखिए, मेरा तो इसमें ये बड़ी देर से ये ख्याल है कि जो सारी दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आई है, जिसके अंदर सोशल मीडिया और दीगर इस तरह की चीजें, स्मार्टफोन्स और दीगर चीजें शामिल हैं, जो कि जिसने कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत तहलका मचाया पिछले 10-1 साल के अंदर, उसके बाद से लेके अवाम के अंदर इस तरह का शऊर आ चुका है, हर शख्स के पास इस तरह का शऊर है पाकिस्तान के अंदर कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप्स, सक्सेसिव पॉलिटिकल लीडरशिप्स जो हैं, वो अवाम को अंडर एस्टिमेट करती रही हैं कि वो उनका नैरेटिव सही तरह पहचानते हैं या नहीं पहचानते। ये कहना कि लॉन्ग मार्च करनी थी, लेकिन उसके अंदर तो शायद लोग ना आए, लेकिन अगर हम इसको महंगाई मार्च कर देंगे तो लोग इस चीज में बेवकूफ बन जाएंगे कि वाकई ये हमारे लिए कर रहे हैं और ये अपने लिए नहीं कर रहे। वो वक्त शायद किसी जमाने में, वो जमाना शायद किसी वक्त तो पाकिस्तान में होता था, लेकिन वो अब मौजूद नहीं है, और अवाम इस तरह बेवकूफ नहीं बनते। अवाम में बहुत शऊर है, अवाम को पता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या कैरेक्टर है, उनको पता है कि किस पॉलिटिकल लीडर का क्या कैरेक्टर है। पीटीआई की परफॉर्मेंस के ऊपर 100 तनकीद की जा सकती है, मैं खुद भी उन नाकदीन में से हूँ, लेकिन अवाम को, सब लोगों को इस बात का पता है कि इमरान खान साहब की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी जो है वो कंपेयर नहीं की जा सकती जरदारी साहब से या नवाज शरीफ साहब से।
जो क्रेडिबिलिटी इमरान खान साहब की है, उनके ऊपर, उनकी गवर्नेंस सिस्टम के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, उनकी टीम पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन खान साहब की क्रेडिबिलिटी बहुत सा पीडीएम के प्रेशर के बावजूद भी ये वाली उनकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी खराब नहीं हुई और अवाम के अंदर अभी भी उनकी उस तरह की मकबूलियत है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों का ये ख्याल है, खौफ मौलाना साहब हो या कोई और हो, कि इस मार्च को या इस तरह की किसी प्लान मार्च को हम महंगाई मार्च कहेंगे तो सब लोग हमारे साथ, हम सब लोगों को लगेगा कि हम अवाम के दुख में शामिल हैं, तो बिल्कुल बहुत, मुझे तो बड़ी हैरत हुई ये वाली बात सुन के कि महंगाई मार्च में क्या लोगों को लगेगा कि वो पर्सनालिटीज जिनके सारे महल हैं और एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं और अरबों रुपए की पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ियों से बाहर जो कभी बैठे नहीं और एयर कंडीशन के अलावा वो कभी उन्होंने ट्रैवल नहीं किया, कि उन लोगों को अवाम की महंगाई की परवाह है? क्या किसी का ये ख्याल है कि आज तक जिंदगी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी जेब चेक की हो और उनको लगे कि मेरे पास आज दूध लेने के पैसे नहीं है, या उनको इस तरह की कभी किसी बात का अंदाजा भी हुआ हो? क्या मरियम नवाज साहिबा की कभी गाड़ी ट्रैफिक के इशारे के ऊपर रुकी है? क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने कभी महंगाई की वजह से अपनी जरूरियात या अपने बच्चों की जरूरियात के अंदर कमी पाई है? क्या ये लोग जब निकलेंगे तो अवाम को लगेगा कि वाकई ये लोग महंगाई के बारे में, रोटी, चीनी, दाल, दूध के बारे में इन लोगों को परेशानी है, जिन लोगों के असासाजात इस तरह के हैं कि अगर हर रोटी लाख रुपए की मिलनी शुरू हो जाए तो भी उनके घर में इस तरह के मसाइल नहीं पैदा होंगे? तो वो वक्त गुजर गया जब अवाम इस तरह की चीजों पे बेवकूफ बनती थी। अब वो वक्त नहीं है, अवाम बाशऊर है। इस मार्च को महंगाई मार्च कह लें, इस मार्च को अवाम की दिलजोई मार्च कह लें, इसको अपने पैसे बचाओ मार्च कह लें, इसको आप जो भी कह लें, अवाम का नाम बदलने से इसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं बदलेगी। हाँ, बहुत सी अवाम इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है, वो इनको सपोर्ट करेगी, और जो इनके साथ नहीं है वो इनको सपोर्ट नहीं करेगा। नाम बदल लेने से या नैरेटिव बदल लेने से मेरा नहीं ख्याल कि इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अहमद बिलाल महबूब साहब, 26 मार्च से लॉन्ग मार्च शुरू होगा और सेनेट का इलेक्शन इकट्ठे लड़ने जा रही है पीडीएम। आप समझते हैं अपने मकासद में कामयाब होंगे, लेकिन या फिर आप जो साद रसूल साहब कह रहे हैं, आप उनके तजिए से मुत्तफिक है कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ये जो हुकूमत होती है इसे एक सियासी सुकून की जरूरत होती है, स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, ताकि वो काम कर सके जो हुकूमत को करने चाहिए, और 5 साल के बाद जब वो लोगों के सामने जाए तो दिखा सके कि हम कुछ कर सके हैं। और खासतौर पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उसके लिए आपको एक मुल्क के अंदर सुकून चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए सुकून चाहिए होता है। ये अपोजिशन हुकूमत को उसका तख्ता उलट सके या ना उलट सके, उसे रिजाइन करने पर मजबूर कर सके या ना कर सके, लेकिन बेसुकूनी की वो कैफियत जरूर पैदा कर देगी जिससे हुकूमत का नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में ये मुल्क का भी नुकसान होगा, हुकूमत का क्या नुकसान होगा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये इसका नाम कुछ भी रखें, लेकिन इनके अंदर ये पोटेंशियल है कि मुल्क के अंदर बेसुकूनी पैदा करें और हुकूमत को मजबूर कर दें कि उसका फोकस अपने अचीवमेंट की तरफ और अपनी डेवलपमेंट की तरफ से हट जाए। तो इसलिए ये बात यह है कि इसको हल्का नहीं लेना चाहिए, इसको हम डिसरिगार्ड नहीं कर सकते कि ये जो अपोजिशन है क्या कर रही है। जलसे उनके बड़े थे, लेकिन उनकी प्लानिंग बहुत फ्लॉड थी। आपने मार्च का जो डेट दी थी लॉन्ग मार्च की, वो भी गलत थी, और इस्तीफों के बारे में आपका ख्याल ये था कि इस्तीफे दे देंगे तो सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, ये भी गलत था। तो उनका जो मूवमेंट का डिजाइन था बुनियादी तौर पे वो फ्लॉड था। लोगों की पार्टिसिपेशन की हद तक तो अभी मौका ही नहीं आया वो लेते और लॉन्ग मार्च करते कि कितने लोग सामने आए हैं, वो तो अभी नौबत ही नहीं आई थी। लेकिन जलसे उनके बड़े थे, पोटेंशियल है कि मुल्क के अंदर बेसुकूनी पैदा कर दें, लेकिन ये अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। हुकूमत के लिए बहरहाल वो मुश्किल पैदा कर सकते हैं। हमायत खान साहब, 26 मार्च से लॉन्ग मार्च होगी और उन्होंने पीडीएम ने जो शेख अजमत सईद साहब की सरबराही में ब्रॉडशीट कमीशन है उसको मुस्तरद किया है। जो आईनी तरमीम आप करना चाह रहे ओपन बैलेट, उसको भी मुस्तरद कर दिया है। तो लॉन्ग मार्च से ये, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ अहमद बिलाल साहब की, हुकूमतों की रिट को चैलेंज किया जाता है, गैर सुकूनी होती है। आप लोगों ने भी 126 दिन यहाँ पर ट्राई किया, इस्लामाबाद में स्टैंड स्टिल था, काम नहीं हो रहा था, हुकूमत की रिट कमज़ोर हो जाती है। क्या कहेंगे हमारे खान साहब इन तीनों काउंट्स पे?
इस पर मैंने भी पहले अभी बात की है आपके प्रोग्राम में। नैरेटिव फेलियर जब होता है इतने भरपूर अंदाज में तो उसके नुकसानात होते हैं, और इसमें आगे अपोजिशन क्या करती है वो ऑब्वियसली हमारी फ्यूचर की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा और किस तरह का वो नैरेटिव बनाते हैं। मैं साद रसूल साहब की गुफ्तगू से बिल्कुल मुतफिक हूँ कि ऑल ऑफ अ सडन एक नैरेटिव नाकाम हुआ है और आप कहें कि चलो जी अब हम महंगाई के पीछे चल पड़े। ये जो जाहिल आदमी भी बैठा होगा ना जी चकों में और ताल्लुकों में और थड़ों में, वो कैन सी थ्रू इट, राइट थ्रू इट। दूसरा मैं आपसे गुजारिश करूं कि 26 मार्च को आई थिंक गालिबन 2 हफ्तों में रमजान शुरू हो जाएगा अप्रैल में, और उसके बाद गर्मी भी हो जाएगी। तो आपका ख्याल, मेरा ख्याल ये वो शायद इस पे सोचना वो भूल गए हैं, या तो उनका ख्याल ये है कि लॉन्ग मार्च झटपट खत्म हो जाएगी, या शायद ऑब्वियसली हमारे ख्याल में तो शुरू ही नहीं होगी, लेकिन आगे रोजों को मद्देनजर रखें। मेरा ख्याल है कि अब एक्सक्यूज जो नहीं बनेगी वो रोजों की बनेगी। साद रसूल साहब, शेख अजमत सईद साहब की सर्वे में कमीशन को मुस्तरद किया है। सर, योर थॉट्स ऑन इट, क्योंकि ब्रॉडशीट के बारे में कहा जाता है कि जी बहुत सी चीजें इससे निकल सकती हैं, लेकिन अगर वो एक ऑपोजिशन जिनके खिलाफ ही मोस्टली ये तहकीकात होने जा रही हैं, तो अगर वो मुस्तरद कर रही है तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, आउटकम अगर जो भी निकले इसका टुवर्ड्स द एंड? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई जिसमें जिस शख्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जा रही हो, खासतौर पे किसी सियासी पर्सनालिटी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जा रही हो, तो उसने कहा हो कि हाँ, जो शख्स मुझे कर रहा है इन्वेस्टिगेट, जो मेरी तफ्तीश कर रहा है, ये बंदा बिल्कुल ठीक है। बल्कि सियासी पर्सनालिटीज में क्या, पाकिस्तान के किसी गांव किसी शहर में चले जाएं, कभी ऐसे भी हुआ है कि मुलजिम ने कहा हो कि तफ्तीशी बिल्कुल ठीक है। तो ये बात करनी कि जिन लोगों के असासाजात या जिन लोगों की के बाहर के पैसे और उनके मुतल्लिका मुकदमात की ब्रॉडशीट के केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा आपने एक जज लगा दिया है और वाह वाह और कितने जबरदस्त है और हम इनकी बात मनोवन मानेंगे, तो देन वीड बी लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, बिकॉज ये तो पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमने कभी भी नहीं देखा। पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं, पाकिस्तान की मुआशी तारीख के अंदर भी ये कभी नहीं देखा। हमारे मुआशरे में ये है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती बात। चलिए, आपने जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है तो शेख अजमत सईद साहब एक बड़े अच्छे जज हैं। जिस तरह के मैटर्स उनके सामने इस केस के अंदर आएंगे, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, इसके अंदर उनकी एक्सपर्टीज है। कमर्शियल साइड के ऊपर उन्होंने बहुत सा काम किया, और अगर आप पाकिस्तान के किसी भी वकील को, कानून लीग के वकील हों, उनसे पूछ लें कि चंद अच्छे कॉर्पोरेट सिविल साइड के ऊपर जजेस कौन है, तो उसके अंदर शेख अजमत सईद साहब का नाम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा वक्त खत्म हुआ जा रहा है। साद रसूल साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमारी अख्तर खान साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब, तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चलते चलते जो पीडीएम के फैसले सामने आए, ज़ाहिर बात है वक्त ही बताएगा कि जो लॉन्ग मार्च है वो क्या रुख इख्तियार करती है। सेंड इंतखाबात जो है वो मिलकर इकट्ठे लड़ने का फैसला किया गया, उसके नताइज हमें जल्द मिलेंगे। आज के लिए यही कुछ। अब इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी पीर की रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी पर्सनल टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।